प्रधानमंत्री ने आज औषधि दिवस के अवसर पर देश को किया संबोधित। इस अवसर पर लाभार्थियों से की उन्होंने बात। कहा, जन औषधि केंद्र बन रहा है मध्यम वर्गीय परिवारों का साथी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के शुभ अवसर पर उनकी मूर्ति पर किया पुष्पार्चन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी को दी कई योजनाओं की सौगात। कहा, 30 साल बाद भाजपा की सरकार आने पर हो रहा है अमेठी का संपूर्ण विकास। और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि एक भी किसान का नुकसान हुआ तो सांसद और मंत्री पद से दे दूंगा इस्तीफा। कश्मीर में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने को बताया सराहनीय कदम। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जन औषधि दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलांग में 7,500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। इस मौके पर हितधारकों को उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन औषधि योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बहुत बड़ा साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। पीएम मोदी ने कहा, आज दूरदर्शन के माध्यम से पूरा देश जानकारी ले रहा है। उन्होंने अहमदाबाद के राज्यों से कहा कि दूरदर्शन के माध्यम से इस योजना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। दवा निर्माताओं से ही खरीदी जाती है और साथ ही NABL लैब से जांच करने के बाद ही इसे भारतीय जन औषधि केंद्र पर पहुंचाया जाता है। जन औषधि केंद्र के संचालकों को 5 लाख रुपए तक की सहायता और महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति व जनजाति, उत्तर पूर्वीय राज्य व पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को अतिरिक्त 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता के साथ वर्ष 2014 से अब तक केंद्रों की संख्या भी बढ़ी है और दवाइयों की बिक्री में भी उल्लेखनीय प्रगति मिली है। इसी उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि जन औषधि योजना गरीब। मैं आपको और आपके सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। जब मैं आपकी बातें सुन रहा था तो ये सिर्फ मुझे ही प्रभावित करती थी ऐसा नहीं, मुझे ही प्रेरित करती थी ऐसा नहीं, लेकिन ये बातें आज दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देश के जितने युवा सुन रहे हैं उन सबको आप प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि आपने कोरोना के संकट में अपने पिताजी को खोया, लेकिन उसमें से आपने समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लिया और आपने धीरे धीरे 200-250 साथी बना लिए। मैं आपके इस रचनात्मक काम के लिए, और लोग जो कहते हैं ना कभी कभी कि हमारे देश के नौजवान तो बस हुड़दंगबाजी करते रहते हैं, आपने सिद्ध कर दिया है कि ऐसा नहीं है। हमारे देश के नौजवान अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाए, सही काम उनके पास हो तो अपना जीवन खपा देते हैं, और ये आपने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जन औषधि योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बहुत बड़ा साथी बन रही है। इन योजनाओं से लोगों को काफी फायदे मिल रहे हैं। ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ 2.5 रुपये में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे
उनके स्वास्थ्य, उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर नॉर्थ ईस्ट और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले देशवासियों तक सस्ती दवा देने में काफी मदद मिल रही है। शिलांग में 7,500वें केंद्र के लोकार्पण से साफ है कि पूर्वोत्तर में जन औषधि केंद्रों का कितना विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की जल्द से जल्द 10,000 का लक्ष्य पूरा करने की कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा कि इस योजनाओं से युवाओं को भी रोजगार के मौके उपलब्ध हो रहे हैं। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स इन केंद्रों पर बिक चुके हैं। इसी तरह जन औषधि जननी इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी पोषण और सप्लीमेंट्स भी अब जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र तो ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही चला रही है। यानी जन औषधि योजना बेटियों की आत्मनिर्भरता को भी बल दे रही है। देश भर में जारी टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में तेजी आ रही है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 2 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 14,24,000 लाभार्थियों को टीके की खुराक दी गई है। देश भर में 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की खुराक दी गई थी और फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 फरवरी 2021 से वैक्सीन लगाई गई थी। अब दूसरे चरण में 1 मार्च से 60 साल से अधिक और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और गृह मंत्री के रूप में अपना दायित्व निभाने वाले गोविंद वल्लभ पंत को आज मुख्यमंत्री ने उनकी जयंती पर पुष्पार्चन करके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा है कि पंत साहब ने जो मार्ग दिखाया उस पर चलने की जरूरत है। आज मुख्यमंत्री ने उन्हें पुष्पार्चन करके यही संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व गृह मंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रद्धेय पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज पुण्यतिथि है। आज पूरा कृतज्ञ राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कल अमेठी में बड़ी योजनाओं की सौगात देते हुए कहा कि अमेठी का रुका हुआ विकास भाजपा की सरकार आने के बाद तेजी से हो रहा है। अमेठी में डायट भवन निर्माण, मुसाफिर खाना में आवासीय भवन, स्टेडियम समेत कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने महिला समूहों को चेक वितरित किए हैं। प्रधानमंत्री आवास की चाबी भी लाभार्थियों को प्रदान की गई है। दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल समेत अन्य सहयोगी उपकरण प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा, अमेठी को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जो भी कार्य आवश्यक हैं वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाएं देश की तरक्की में भागीदार बने। तीस साल से लंबित एक बस अड्डा नहीं बन पाया था। यहाँ पर बस अड्डे के लिए भी आर्थिक आवंटन योगी सरकार के माध्यम से हुआ। मेडिकल कॉलेज हो या रेफरल का अस्पताल हो या ट्रॉमा सेंटर हो, अमेठी को विकास की इतनी सौगातें देने के लिए मैं योगी सरकार को विशेष अपनी ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। अमेठी की सांसद नहीं बल्कि भारत के एक साधारण बेटी होने के नाते हिंदुस्तान की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए मैं भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि महिला को समर्पित मात्र एक दिन मत देखिए। हर दिन महिला का संघर्ष, हर दिन महिला की चुनौती को पार करके समाधान की ओर बढ़ना, ये महिला का सौभाग्य और संस्कार हमारे देश में रहा है। हमारे देश की महिला प्रगतिशील है, हमारे देश की महिला शौर्य का प्रतीक है, हमारे देश की महिला उसी के हस्तों से भारत का नवनिर्माण होगा। इसी शुभकामना को मैं उन सबको प्रेषित करना चाहूँगी।
मुजफ्फरनगर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर कृषि कानूनों से एक भी किसान की जमीन छीनी गई तो वो मंत्री और सांसद पद से त्याग दे देंगे। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और किसान आंदोलन के प्रणेता महेंद्र सिंह टिकैत की नीतियों के अनुसार बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे कश्मीर में बाबा साहब की एक भी प्रतिमा नहीं थी। ये प्रतिमा जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएगी। परम धाम में श्रीनगर में प्रतिमा स्थापित करने का जो संकल्प लिया गया है वो सराहनीय है। उन्होंने कहा 73 साल से किसानों और मजदूरों की दशा नहीं बदली है। ये कानून दोनों की दिशा और दशा को बदलने में सक्षम है। किसान और मजदूर मुजफ्फरनगर आसपास के जनपदों के थे। एक पहले से पिछले वर्ष यहीं पे सीए की एक मीटिंग हुई थी। उसमें क्रांति गुरु चंद्र मोहन जी ने कहा था कि एक प्रतिमा का स्थापना जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब की होनी चाहिए। वो भी कार्यक्रम था। किसान मजदूर थे तो किसानों मजदूरों की बात भी थी। देखिए, सौभाग्य की बात है कि 370 हटने के बाद जो उनका सपना था मोदी जी ने पूरा किया। और इसके बाद यहाँ से हम जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं उनके साथ कश्मीर तक जाएंगे और मूर्ति की स्थापना की जाएगी। बाबा साहब की प्रतिमा कश्मीर में स्थापित करेंगे, क्योंकि 370 धारा हटने के बाद संविधान पूरे देश में लागू हुआ। तो संविधान के जो निर्माता बाबा साहब, उनकी प्रतिमा की स्थापना की ये घोषणा की गई थी पिछले साल, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा इसमें विलंब हुआ। बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया है। कोने जो देश के चारों कोने हैं, तमिलनाडु के जल से, मणिपुर के जल से, गुजरात के जल से, कश्मीर के जल से और मुजफ्फरनगर के जल से बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया। अब हम इस प्रतिमा को कश्मीर में स्थापित करेंगे, क्योंकि हम ये हिंदुस्तानियों का दुर्भाग्य है, कश्मीर में बाबा साहब की कोई प्रतिमा नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली बटेश्वर में अब हर वर्ष अटल कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। आगरा में इस बात की घोषणा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर में की गई है। किसानों के चेहरे इस बात को सुनकर खिल उठे हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आगरा से 70 किलोमीटर दूर बटेश्वर में आयोजित विशाल कृषि मेले का उद्घाटन करने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 10 किसानों को कृषि यंत्र पर 50% अनुदान मिला है और मोदी और योगी की सरकार किसान, मजदूर, गरीब के हित में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर साल 6000 किसानों के खाते में पहुंच रही है। किसान के अनाज का मूल्य 400 रुपए बढ़ा है। किसान ऋण योजना बीज पर 50% अनुदान मिल रहा है। इसके साथ ही मत्स्य पालन के लिए भी किसानों को प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो और वो देश को विकास की ओर ले जाने की प्रमुख कड़ी बने। ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मस्थान है और उनके इस जन्मस्थान ईश्वर के आसपास के किसान भाइयों को नई तकनीकी से खेती करने का तौर तरीका मालूम हो जाए और विभिन्न योजनाओं का वो लाभ उठा सकें। इसके लिए 3 दिवसीय इस मेले का आयोजन किया गया है, जहाँ पर 10,000 रुपए तक यंत्रों को 50% अनुदान पर उनको तुरंत खरीदने की सुविधा भी होगी और उनको अनुदान जो है उनके खातों में आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पर स्टॉल भी कल और परसों दोनों दिन चलाए जाएंगे। किसानों की आमदनी बढ़े और भूमि हो, यह प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और इसलिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 2,42,00,000 किसानों के खातों में 27,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि अब तक पहुंच चुकी है। श्रावस्ती जनपद में श्रमिक महाचौपाल का कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार ने जिस तरह श्रमिकों के हितों में कानून बनाया है और उनकी समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया गया है, उसका असर इस चौपाल में दिख रहा था। श्रम व सेवायोजन मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि श्रावस्ती और बलरामपुर के 11 लाख मजदूरों को 9 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। श्रमिकों की बच्चियों को साइकिल प्रदान की गई है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा शासनकाल में जो साइकिलें दी गई थी उन्हें सपा कार्यकर्ता उठा कर ले गए। श्रमिक देखते रह गए, लेकिन इस सरकार में श्रमिकों को सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। श्रमिकों के जीवन स्तर को उठाने के लिए ये सरकार कृत संकल्पित है।
तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंच रहे हैं। कहीं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर चूल्हा दे रहे हैं, तो कहीं पर शौचालय दे रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्का घर दे रहे हैं, तो कहीं ऐसे गांव जहां अभी तक अंधेरा था निःशुल्क बिजली की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो कहीं पर ऐसे गरीब लोग जो इलाज के बहाव में दम तोड़ दिया करते थे, ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। तो श्रमिकों के लिए भी आज 16-16, 17-17 कल्याणकारी योजनाएं संचालित करके उनको भी विकास की मुख्यधारा में खड़ा करने का प्रयास हमारी सरकार का चल रहा है, और जिसके तहत आज विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत श्रावस्ती और बलरामपुर जिले के लगभग 11 लाख श्रमिकों के बीच में 9 करोड़ रुपए के लगभग की आर्थिक सहायता इनको प्रदान की जा रही है। सुल्तानपुर जनपद के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि सांसद मेनका संजय गांधी की उपस्थिति में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न की गई। बैठक में 2021-22 प्रस्तावित परिव्यय 3 अरब 28 करोड़ 63 लाख की योजनाओं को अनुमोदन दिया गया। इसमें जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ निर्धन लोगों को भी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है। सांसद ने सुल्तानपुर को रामायण सर्किट से जोड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे स्थल सुल्तानपुर में हैं जिनका रामायण काल में वर्णन है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अब तक उत्तर प्रदेश में 3 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इस पर गुमराह करने वाले बयान राजनीतिज्ञों को नहीं देना चाहिए। देखिए, मेरे पास एक थीसिस किसी ने लिखा था बहुत साल पहले, जिसमें कौन से पेड़, कौन से फूल रामायण में का जिक्र किया गया। अब ऐसे कुछ हिंदुस्तान में ऐसे कुछ है नहीं। अगर हम धोपाप के पास एक ऐसा बना दे पार्क जिसमें हम लोग पेड़ लगा दें, बुश लगा दें और बोले कि इसके नीचे शबरी बैठी थी और ये है बेर का पेड़, तो लोगों को भी दिलचस्पी होगी आने में, बोटेनिकल पार्क जैसे हो जाएगा। तो ये मैंने प्रपोज किया। वही हम लोगों ने मांग की है कि वो सर्किट में हो, उसके पैसे मिले अयोध्या प्लान से, और पहले तो हम धोपाप के ऊपर बहुत जोर लगा दें और फिर दूसरी जगहों पर कमल सरोवर बनाने की बात। हाँ, कमल सरोवर भी बनना चाहिए। वो तो वैसे भी अपने आप में बहुत सुंदर है। कोशिश यही है कि एक बहुत अच्छे किस्म का अस्पताल बने। ये एक रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, सबके पास गाय हैं, भैंस हैं, बकरे हैं, मुर्गी हैं, लेकिन ऐसे कोई अस्पताल नहीं है जिसमें से हम लोग कुछ उनका ख्याल रखें। 1 तारीख से शुरू हुआ है और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से 60 के ऊपर के लोगों का और 45 से 59 के लोग जिनको कोमोबिलिटी या असाध्य रोग से जो बीमार हैं, उनका पंजीकरण करने के बाद लगभग 3 लाख लोग ने अभी तक लगा चुके हैं पिछले 3 दिन के अंदर, और बहुत तेज़ी से सब जगह हो भी रहा है ये। अब पहली बात तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसी बीमारी के लिए कोई दवा निकलता है, कोई वैक्सीन निकलता है, तो उस पर किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सामान्य रूप से एक बीमारी, नई बीमारी एक आ गई पूरे विश्व में, हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने उसका 1 साल के अंदर सबसे कम समय में उसका एक टीका तैयार कर लिया। वो वैक्सीन इतना कारगर हो रहा है, दोनों वैक्सीन कारगर हो रहे हैं कि अभी तक हमारे 3 लाख के ऊपर लोग लगा चुके हैं और लगातार पंजीकरण करके लोग लगा भी रहे हैं, जिस दिन भी जहाँ भी हो रहा है वो। गाजियाबाद में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने व्यापार मंडल के तत्वावधान में हुए व्यापारिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार व्यापारियों के हित में लगातार काम कर रही है, उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। गाजियाबाद उद्योगों का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। विकास योजनाओं को गति दी जा रही है। छोटे व्यापारियों को भी आर्थिक गतिविधियों में भागीदार बनाया जा रहा है। देश के अंदर विकास का जो वातावरण चल रहा है और जो आर्थिक उपलब्धियों का काम चल रहा है, उसके अंदर छोटे से छोटे व्यापारी की बड़ी भूमिका है। तो यहाँ पर जो व्यापारियों का एकत्रीकरण है, ये देश हित के अंदर इनका क्या योगदान हो सकता है, इस पर जो विचार विमर्श और उसकी जो योजनाएं वे बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए इन व्यापारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये
जैसे गिलहरी ने पुल कब बनाया था, श्रीलंका जाने वाला पुल जो बनाया था, रामचंद्र जी की सेवा करी थी, ऐसे ये व्यापारी अपनी छोटी छोटी सेवाओं से गरीब आदमी तक सामान की आपूर्ति कराते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। इन सब व्यापारियों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने एक कार्यक्रम में कहा है कि आधी आबादी के संवैधानिक अधिकार न्याय सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुस्लिम विवाह सुरक्षा अधिनियम 3 तलाक हलाला से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति मिली है, लेकिन महिलाओं के मामले में दोषी लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दी जाए। मैं विश्व महिला दिवस की आशाओं के साथ, विश्वास के साथ और आत्मविश्वास और भरोसे और स्वाभिमान के साथ उनको रहने की शुभकामनाएं देती हूं और मुबारकबाद देती हूं और उनको संदेश देती हूं कि आप कितनी भी विकट से परिस्थितियां आ जाएं, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे न्यायालय या थाने चौकी कचहरी में हो, हिम्मत मत हारिए, आप खुदकुशी मत करिए, आप लड़िए, दुश्मनों से लड़िए, जालिमों से लड़िए। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो फिर आप ये जालिम बढ़ते जाएंगे और अन्याय बढ़ता जाएगा, जुल्म हिंसा बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको लड़ना है और दोषियों को सजा दिलाना है। भदोही जिले में 5 सामुदायिक अस्पताल और जिला अस्पताल के अलावा निजी अस्पताल में भी टीकाकरण किया जा रहा है। जनपद में अब तक 11,571 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 45 से 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को ये टीका लगाया जा रहा है। इनमें गंभीर रूप से बीमार लोग भी शामिल हैं। निजी अस्पताल में 250 रुपए में ये टीका लगाया जा रहा है। यहाँ पर मैं कोविड का टीका लगवाने के लिए आया था। हमें कोविड पर विजय प्राप्त करनी है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए इन योजनाओं का हमें लाभ उठाना चाहिए। शासन द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है टीकाकरण की। समय पर हम टीका अवश्य लगवाएं, किसी भी प्रकार की भ्रांति में न फंसें। हमें इस टीका लगवाने के बाद में हमें कोई भय, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ये बहुत अच्छा और एक सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ मैं। यहाँ आए थे कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए। टीका लगवा लिया है, पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हूँ और जनता को किसी तरह का कोई भय करने की जरूरत नहीं है। दुनिया का जो सबसे बेहतरीन टीका है वो हिंदुस्तान का टीका है, ऐसा दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं। इसलिए किसी तरह का कोई भय न हो। स्वास्थ्य कर्मियों का स्वभाव और सब बहुत अच्छा है। हम लोगों के यहाँ 5 CHCs हम लोग की 5 ब्लॉक्स में लग रहा है, CHCs पे, एंड 2 जिला अस्पताल में, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ज्ञानपुर एंड एक महाराजा बलवंत सिंह भदोई में, वो कंबाइंड हॉस्पिटल। तो हमारे यहाँ 7 जगह लग रही है वैक्सीनेशन। जैसे हम लोग का अभी तक, जैसे हम कल की डाटा अभी फीड हो रही है, अभी 11,571 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स भी, फ्रंटलाइन वर्कर्स भी है, प्लस 60+ वाले भी। IIT कानपुर ने चमड़े की तरह दिखने वाले फ्लेदर का विकास मंदिर के फूलों, खेत के कचरों से निर्मित किया है। फूल.co ने फेदर को विकसित किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इन्हें इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। ये फ्लेदर मंदिर के फूलों और खेत के कचरे से बनाया जाता है, जो चमड़े के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे जानवरों के साथ होने वाली क्रूरता भी रुकेगी। फूल को बहुत बहुत बधाई। उनको नेशनल इनोवेटर अवार्ड मिला है CII की तरफ से ग्लोबल इंडिया में, और वेंकैया नायडू जी से उनको पुरस्कार मिला है। मैं अभी भी मुझे याद है कि 2018 के जनवरी में अंकित अग्रवाल मेरे पास आया था। ये वेस्ट फ्लावर से प्रोडक्ट बनाने का आइडिया लेके, और उनको तुरंत एक ही दिन के अंदर उनको पूरा लेबोरेटरी की सुविधाएं प्रदान किया गया था। और उनका लेदर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। कानपुर शहर लेदर के लिए ही जाना जाता है, लेकिन वो एनिमल डिराइव्ड है। और ये जो फ्लेवर जो है वो क्रुएल्टी फ्री लेदर है।
वेस्ट टू वेल्थ का एक मिसाल है और मुझे उम्मीद है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा, बहुत कुछ करेगा हमारे कानपुर के लिए, IIT के लिए। ललितपुर के तुवन मैदान में चल रहे शिल्प महोत्सव में बुंदेलखंड समेत देश भर के कोने कोने से शिल्पियों और कलाकारों ने अपने अपने खिलौने सजाए हुए हैं। दूर दूर से आए खिलौना प्रेमी इस महोत्सव में पहुंच रहे हैं, इनकी खरीदारी कर रहे हैं। हुनरमंद कारीगरों को ऐसे आयोजन से जहां आर्थिक रूप से लाभ मिल रहा है, वहीं इनको पहचान भी मिल रही है। सरकार स्थानीय स्तर के बने खिलौनों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन करती है, जिससे स्थानीय कलाकारों को पहचान मिल सके। हाँ, हम सभी लोगों को मिलकर ऐसा प्रयास करना होगा ताकि हम सभी लोग इन्हीं का यूज करें। इनके यूज करने से उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो देसी है, स्वदेशी बने हुए खिलौने, इन सभी को एक नई जानकारी मिलेगी, एक क्रिएटिविटी भी बढ़ सकती है बच्चों में। प्रधानमंत्री की जो मन की जो बात है सभी लोगों के पास पहुँचे, जो हाथों से बनाए जाते हैं टॉय, इतने मेहनत करते हैं वो लोग, तो उनको भी थोड़ा फायदा हो। अपनी देश की जो पुरानी प्रवृत्ति के उसको आगे बढ़ाया जाए, जो अपनी लुप्त होती जाती है बच्चों के लिए। अपन अगर ये टॉय घर वाले बनाए हुए जो बेचेंगे तो उनके लिए भी फायदा, अपन लोग जो खरीदते हैं उनके लिए भी फायदा है कि अपना देश का जो एक पुरानी चीज है वो लुप्त ना हो जाए। यहाँ पे अलग अलग देशों से आए हुए सभी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ललितपुर वासियों से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर आएँ, एक बार देखें, परखें, फिर इसके बाद में खरीदारी करें और हमारा लोगों का मनोबल बढ़ाएं। सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको यहाँ पे आने का आयोजन दिया ताकि हम अपने हाथ की कला को प्रदर्शित कर सकें, लोगों तक पहुँचा सकें। और हमारे जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम है, जैसे खिलौने हो गए, हैंडीक्राफ्ट के सारे लकड़ियों के सामान हो गए, और भी हमारे साथ बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे, मतलब हम लोग कई लोग आए हुए ललितपुर शहर में, तरह तरह के आइटम लाए हैं हैंडीक्राफ्ट के, तो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ यहाँ आने के लिए हमें आवेदन दिया गया है। अलीगढ़ के पलवल हाईवे पर करसुआ गांव के पास हरियाणा रोडवेज की 2 बसों में दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। 33 लोग घायल हो गए हैं, 6 की हालत गंभीर है। यह हादसा बस का टायर फटने की वजह से हुआ है। टायर फटने की वजह से पलवल डिपो की बस अलीगढ़ से पलवल जा रही थी, जो फरीदाबाद डिपो की बस से टकरा गई। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया है। देखिए, ये हरियाणा रोडवेज की 2 बसें बड़ौदा के उसके जो इंडियन ऑयल का डिपो है उसके पास में एक बस का टायर फट गया, जिसकी वजह से दूसरी बस से टकरा गई। उसमें मौके पे 4 लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ पर भी अभी हॉस्पिटल में भी एक आदमी की डेथ हुई है, तो कुल 5 मृत्यु हुई है और करीब 25 से 30 लोग घायल हैं। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको मेडिकल कॉलेज JNMC मेडिकल कॉलेज हमने भेज दिया है और यहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। परिजनों को सूचना की जा रही है। शासन के आदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी घटना से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि जो भी घायल हैं और जो भी लोग हैं उनको प्रॉपर उनके इलाज की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कराई जाए। और चलते चलते एक नजर प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री ने आज औषधि दिवस के अवसर पर देश को किया संबोधित। इस अवसर पर लाभार्थियों से की बात, कहा जन औषधि केंद्र बन रहा है मध्यम वर्गीय परिवारों का साथी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर किया पुष्पार्चन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी को दिया कई योजनाओं की सौगात, कहा 30 साल बाद भाजपा की सरकार आने पर हो रहा है अमेठी का संपूर्ण विकास। और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि एक भी किसान का नुकसान हुआ तो सांसद और मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। कश्मीर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने को बताया सराहनीय कदम। और 2 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।